Hi, this is Umesh, your educator from the Mathematical Thing. Welcome back to my YouTube channel. So आज हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. लेट f इक्वल टू दिस बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r. यहाँ पर r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है. सो डिटरमाइन द रेंज ऑफ f. इस फंक्शन का रेंज हमें बताना है. देखिए फंक्शन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिखा गया है ना. कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू r. यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है x, दूसरा है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ऑर्डर्ड पेयर में क्यों लिखा है, देखिए फंक्शन एक रिलेशन होता है ना, और रिलेशन आप जानते हैं कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होते हैं. तो फंक्शन क्योंकि रिलेशन होता है तो इसके एलिमेंट भी तो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं. और याद कीजिए हमने एक क्वेश्चन भी ऐसा किया है कुछ दिन पहले ही कि जो फंक्शन के एलिमेंट थे वो लिखे गए थे सेट के रूप में, है ना. आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि फंक्शन हमें किसी एग्जांपल में ऐसे मिलता है f(x) इक्वल टू समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 या x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा आप देखे होंगे, है ना. एलिमेंट उसके सेट बना करके आमतौर पर जल्दी नहीं मिलते हैं. सो यहाँ पर क्या दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर में. अब इस ऑर्डर्ड पेयर में होता क्या है, दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है. पहला कंपोनेंट को हम x से डिनोट करते हैं, दूसरा को y. ये दोनों ही वेरिएबल होते हैं जिसमें x जो है इंडिपेंडेंट होता है, आप जानते हैं इंडिपेंडेंट होता है ये, और y क्या होता है, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है, x का ही कोई स्ट्रक्चर आप बना दें, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स क्यूब प्लस 1, कुछ ऐसा. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनता है, उसी को x का फंक्शन बोलते हैं या x का स्ट्रक्चर बोलते हैं. और ये फंक्शन अपने आप में एक वेरिएबल होता है क्योंकि ये x पे डिपेंड करता है. x के अलग अलग वैल्यू के हिसाब से इस फंक्शन का वैल्यू भी वेरी करता है. क्योंकि ये वेरी करता है इसीलिए ये खुद भी एक वेरिएबल होता है जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और इसी को y से डिनोट किया जाता है. तो इट मीन्स जब x का वैल्यू रखते हैं और बदले में y का वैल्यू मिलता है तो वहीं पर हमें कोऑर्डिनेट्स ऐसे मिलते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर 3,4 अगर ऐसा है तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है ना. तो ऑर्डर पेयर ऐसे बनते हैं और जो कि फंक्शन से ही निकलते हैं. तो यहाँ पर जो y है बेसिकली y कुछ और नहीं हमारा फंक्शन ही है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था. तो जो क्वेश्चन में दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर x, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो सेकेंड कंपोनेंट है ना ये कुछ और नहीं बल्कि फंक्शन है ना. x, y ऐसे होता है ना, तो y की जगह पर ये लिखा गया है और y ही तो फंक्शन होता है, y इक्वल टू f(x), ठीक है. तो हमें पता चल गया कि जो फंक्शन का रूल है वो क्या है. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्या लिखेंगे हम, कंपेयरिंग द गिवन फंक्शन विथ f इक्वल टू x, y. ये ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पर x हमारा क्या सेट ऑफ रियल नंबर, ये इससे हम अगर कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा हमें, ये y जो है बेसिकली एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फंक्शन का रूल है. फंक्शन एक होता है ना कि मैपिंग होता है कि f फ्रॉम r टू r, जो ये बताता है कि हमारा डोमेन और कोडोमेन क्या है, मतलब जहाँ के एलिमेंट्स को जिस सेट के एलिमेंट में मैप कर रहा है वो ये बताता है. यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, f सेट ऑफ रियल नंबर r टू r. और वो डिफाइन कैसे है, मतलब किस रूल से हमारा वो मैप कर रहा है r के एलिमेंट्स को r में, वो इस रूल से कर रहा है ना. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर.
तो इसका डोमेन और रेंज ये बताना है हमें। अब हमें ये देखना है कि ये फंक्शन किन किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। तो नीचे देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है? इस केस में देखिए 1 + x² एक ऐसा टर्म है जिसमें x पे ही स्क्वायर है ना, x पे स्क्वायर है, यानी x को कोई भी वैल्यू दो आप रियल नंबर में, वो उसका स्क्वायर करेगा। अगर आप 0 देते हो x को तब तो ये 0 होगा x², और x² में फिर 1 ऐड होगा तो इवेंचुअली 1 आएगा। x = 0 पे 1 आएगा y का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप दो, नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, स्क्वायर करके वो पॉजिटिव ही बनाएगा, यानी कि नेगेटिव कभी आना नहीं है। ये 0 कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि x² ≠ -1, क्योंकि x² स्क्वायर लगा है, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। कोई भी नंबर दोगे स्क्वायर करके पॉजिटिव बना देगा, तो -1 के इक्वल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इट मीन्स डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, चाहे हम x को कोई भी वैल्यू दे दें। सो ये जो फंक्शन है वो x के हर एक वैल्यू के लिए चल जाएगा, है ना। इसका डोमेन जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे इसके डोमेन में आ जाएंगे, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर R विल बी इट्स डोमेन। हालांकि डोमेन हमसे पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, फिर भी इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर R हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके रेंज की। तो फंक्शन क्या है हमारा? x² / 1 + x²। देखिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू इसका चेक करते हैं। अगर हम x = 0 रखते हैं, x = 0, तो क्या देगा ये फंक्शन? ये देगा 0² / 1 + 0², यानी कि 0। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो देगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर जो है न्यूमरेटर वो x² है, यानी कि वो पॉजिटिव है, और नीचे वाला भी क्या है 1 + x², वो भी हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो पूरा फंक्शन का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मिनिमम जो वैल्यू इसका आएगा वो 0 आएगा, और इससे बड़ा ही आएगा फिर, है ना। इससे बड़ा ही आएगा जब x का वैल्यू आप -1 भी आप रख के देखो तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर / 1 + -1 का स्क्वायर, तो ये 1/2। तो आप देखेंगे कि ये 0 से बड़ा ही है। फिर आप 1 दो, 2 दो, या फिर -2 दो, माइनस दोगे तब भी वैल्यू ऐसा ही आना है। बेसिकली -1 पे जो वैल्यू होगा 1 पे भी सेम होगा, -2 पे जो वैल्यू होगा 2 पे भी वही होगा, -3 पे जो होगा 3 पे भी वही होगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि स्क्वायर करके पॉजिटिव बना दे रहा है, तो एक तरह का ये सिमेट्रिक हो जाता है फंक्शन। इसका जो ग्राफ होगा ना वो सिमेट्रिक होगा, मतलब x के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का सेम वैल्यू आना। जैसे -1 पे जो आएगा 1 पे भी वही आएगा, -2 पे जो आएगा 2 पे भी वही आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, और ये मैक्सिमम फिर कितना भी जाएगा, x का वैल्यू आप लेते जाओगे तो उधर सारे के सारे रियल नंबर ये देगा इन रिटर्न। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, सिंस minimum value of the function is 0 at x = 0, and further it gives any positive real number, any positive real number. So range of f इक्वल टू क्या हो जाएगा?
0 से क्लोज्ड इंटरवल और फिर इधर ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये इसका रेंज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट एफ जी और फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो बेसिकली ये एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन से ये क्वेश्चन है। सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन एंड कोसेंट ऑफ टू फंक्शन, ये निकालना है। एक प्रोडक्ट भी होता है, कार्टेशियन स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स दिया गया है एक्स प्लस वन एंड जी एक्स दिया गया है 2x माइनस 3। तो एफ प्लस जी एक्स ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे डिफाइंड होता है ये? एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाता है, बेसिकली एक्स दोनों के साथ सेपरेट हो जाता है। एफ एक्स क्या है हमारा? एक्स प्लस वन है, जी एक्स क्या है? 2x माइनस 3 है, दोनों फंक्शन का सम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा माइनस 2। ये हमारा आ गया सम ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी, एक नंबर। 2 नंबर में एफ माइनस जी एक्स, ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स क्या है? एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस 3। सो एक्स प्लस वन माइनस 2x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस 4। ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन एफ माइनस जी। अब आते हैं कोसेंट फंक्शन पे। ये क्या होता है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स है हमारा एक्स प्लस वन, जी एक्स है 2x माइनस 3। तो इसको ऐसे ही रखते हैं, है ना, इसमें फर्दर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहता है? लेट एफ इक्वल टू, यहाँ पर सेट के रूप में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म पे इसके एलिमेंट लिखे गए हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर है, और ये फंक्शन सेट ऑफ इंटीजर z से z में ही डिफाइंड है। इसका जो डिफाइन होने का रूल है वो है ax प्लस बी, जो कि एक लीनियर फंक्शन होता है ax प्लस बी, क्योंकि x का जो घात है या पावर कह लें वो 1 है, उसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ax प्लस बी एक लीनियर फंक्शन होता है। इस रूल से ये फंक्शन डिफाइंड है। एलिमेंट्स उसके दिए गए हैं, मतलब आफ्टर कैलकुलेशन x का वैल्यू जो रखते हैं फिर फंक्शन का वैल्यू मिलता है और ऐसा कोऑर्डिनेट बनता है, उसका कलेक्शन दिया गया है 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी। ए और बी जो है यहाँ पर इंटीजर्स बताया गया है, सो ए और बी का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू क्या है? ए एक्स प्लस बी। सो 4 1 1 यहाँ पर क्या है? x इक्वल टू 1 है और जो फंक्शन का वैल्यू है या फिर y का वैल्यू है वो 1 होता है। जो y होता है वही फंक्शन होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर जो f1 है बेसिकली फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 होगा, जो फंक्शन का वैल्यू ये दिया गया है a प्लस बी। सो a प्लस बी इक्वल टू क्या आया? 1 आया। फिर हम कोई और एक वैल्यू ले लेते हैं, 2 3 ले लें या 0 माइनस 1 ले लेते हैं। ठीक है, 4 0 माइनस 1। सो f0 इक्वल टू a0 प्लस बी, और ये क्या है? फंक्शन का वैल्यू -1 है, ये 0 ये b, तो b का वैल्यू आ गया हमारा -1। अब फ्रॉम इक्वेशन 2
ए का जो वैल्यू होगा वो होगा 2, ठीक है। सो ए का वैल्यू 2 एंड बी का वैल्यू -1, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n। सो आर जो है ये रिलेशन है हमारा n टू n में, जो कि डिफाइंड है इस रूल के अकॉर्डिंग, a इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर करने पे फर्स्ट कंपोनेंट आता है, ठीक है। आर कलेक्शन है ऐसे ऑर्डर पेयर का जहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर करने पे फर्स्ट कंपोनेंट आता है और दोनों ही कंपोनेंट जो है वो नेचुरल नंबर है। अब इस रूल के बेसिस पे ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है रिलेशन का, इसके रिगार्डिंग हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ए कोमा ए आर में है, यानी कि रिलेशन में है। ए कोमा ए का आर में होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन कि ये जो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा कि सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर करने पे फर्स्ट कंपोनेंट आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ये एलिमेंट आर में होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस इसके जो दोनों कंपोनेंट है सेम है, ठीक है, और वो नेचुरल नंबर है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड नाउ अब सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे कि क्या सेकेंड कंपोनेंट, यहाँ पर देखिए सेकेंड कंपोनेंट जो है यहाँ पे बी, उसका स्क्वायर करने पे फर्स्ट कंपोनेंट आता है, बट यहाँ पर दोनों कंपोनेंट सेम है। तो क्या ए स्क्वायर करने पे ए का बराबर आता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ 1 के केस में होगा, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है और 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 आता है, ठीक है, और 1 हमारा नेचुरल नंबर है। बट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 2 के इक्वल नहीं है। समझ रहे हैं? तो 1 को छोड़ के बाकी कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ये कंडीशन कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए, या सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर करने पे फर्स्ट कंपोनेंट है। इसीलिए ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन में नहीं है। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए इज नॉट रिलेटेड टू ए इटसेल्फ। दूसरा में आते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है कि अगर ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होगा। इट मीन्स सिंस ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये अगर है, ये कह रहा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये बताना है क्या ये सही है। तो पहला कंडीशन ये तो बता दिया है कि ये है, और वहाँ से इम्प्लाई करता है ये चीज़ क्या होगा। अगर ए कोमा बी आर में है, इट मीन्स ए और बी दोनों नेचुरल नंबर होंगे, पहला कंडीशन, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये है क्योंकि ए कोमा बी आर में है। तो यहाँ से क्या सेकेंड वाला ये जो है इसको हम डिडक्ट कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं इसे। अगेन उसके लिए भी सेम चीज़ें ही चेक करनी है कि दोनों कंपोनेंट नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो कि है ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट एन, ये तो है। बट अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑर्डर हो जा रहा है चेंज, है ना। यहाँ पर तो ए कोमा बी है और ये सेट आर में है, और आर में है इसीलिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए, ये है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए है क्योंकि ए कोमा बी आर में है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी है या नहीं। बी स्क्वायर इक्वल टू ए है, यहाँ से कहीं से भी ये नहीं पता चलता कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी होगा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए है, अगर हम इसका स्क्वायर भी कर दे दोनों साइड तो क्या होगा पता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी टू द पावर 4 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू बी, बी के बराबर आना चाहिए, है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू बी आना चाहिए। ये जो सेकेंड कंपोनेंट है इसको स्क्वायर करने पे फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा वैसा हो नहीं रहा है। ए स्क्वायर कर रहे हैं तो बी पे पावर 4 हो जा रहा है, वो तो बी के इक्वल नहीं है।
इट मीन्स सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, और इसीलिए क्या हो जाएगा कि B, A नॉट बिलोंग्स टू R। तीसरा में A, B R में है, A, B R में है, और B, C ये भी R में है। यहाँ से क्या ये कंक्लूजन निकलता है कि A, C R में होगा। देखिए अगर A, B R में है, इट मीन्स कि A, B नेचुरल नंबर होंगे एंड B स्क्वायर इक्वल टू A होगा। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा एलिमेंट्स के लिए B, C बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड C स्क्वायर इक्वल टू B, ये होगा। सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट। अब हमें चेक करना है A, C के लिए इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके। तो क्योंकि A, B नेचुरल नंबर है, B, C भी नेचुरल नंबर है, इट मीन्स A और C, यहाँ से A यहाँ से C, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। साथ में अब हमें ये चेक करना होगा कि क्या C स्क्वायर इक्वल टू A है, सिंस C स्क्वायर इक्वल टू B। ठीक है, एंड B स्क्वायर इक्वल टू A है। तो C स्क्वायर इक्वल टू B एंड यहाँ से B अगर हम निकालेंगे तो ये रूट A आएगा। C स्क्वायर इक्वल टू ये रूट A आ रहा है, नॉट इक्वल टू A। सो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। इट मीन्स A, C नॉट बिलोंग्स टू R। सो ना तो फर्स्ट वाला ट्रू हुआ, ये भी फॉल्स हुआ। ठीक है, दूसरा भी फॉल्स हुआ, और लास्ट में और पहला ये है ना, ये भी फॉल्स, सेकेंड भी फॉल्स और थर्ड भी फॉल्स। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पर A और B दो सेट दिए गए हैं। A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 1 5 9 11 15 16, ये दो सेट हैं। ठीक है, और F इक्वल टू ऑर्डर पेयर का एक कलेक्शन दिया गया है। सो F क्या है, F कलेक्शन है ऑर्डर्ड पेयर का, और हमें ये बताना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जस्टिफाई करते हुए कि क्या F रिलेशन है फ्रॉम A टू B। A से B में रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होना पड़ेगा। ठीक है, A के एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4, दो सेट हम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें क्या है 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 एंड 16। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि सेट A का एक एलिमेंट सपोज 1 सेट B के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होगा या एसोसिएटेड होगा, और उसका जो एक सबसेट होगा वो एक रिलेशन होगा। तो उसी तरीके से एक सबसेट दिया गया है F, जो कि कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। अब वहाँ से हमें ये चेक करना है कि क्या वो फंक्शन रिलेशन है। अगर ये फंक्शन रिलेशन होगा तो इसका जितना भी एलिमेंट है उसका पहला कोऑर्डिनेट जो होगा या फर्स्ट कंपोनेंट वो सेट A को बिलोंग करेगा एंड दूसरा कंपोनेंट सेट B को बिलोंग करेगा। तो F में क्या क्या है, 1 5 है, 2 9 है, 3 1 है, 4 5 है, 2 11 है।
तो 1 जो है 5 से रिलेटेड है, 2 क्या है 9 से, 3 क्या है 1 से, 4 हमारा 5 से। देखिए 1 भी 5 से रिलेटेड है, 4 भी। ऐसा हो सकता है 2 एलिमेंट सेम एलिमेंट से रिलेटेड हों। इसके बाद है 2 11 से। एक ही एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट से एसोसिएशन रख सकता है। तो बिल्कुल ये रिलेशन है, क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें तो सारे पॉसिबिलिटी आ जाते हैं। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएशन रखता है, 1 सारे के साथ, 2 भी सारे के साथ, 3 भी सारे के साथ, तो उसका एक सबसेट तो ये भी बन जाएगा, और इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रिलेशन होगा। सिंस F इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्या हो जाएगा, F इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये बताना इतना मुश्किल नहीं है, चेक हमें ये करना है कि क्या F फंक्शन है फ्रॉम A टू B, क्या है ऐसा फंक्शन होगा। फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है, सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है उसका सेट बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो बेसिकली हमें यूनिकनेस चेक करना है, या फिर ये कह लें कि सेट कोई भी जो एलिमेंट होगा या कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, 2 ऑर्डर्ड पेयर, सो कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट अलग अलग हो और फर्स्ट सेम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें 1 5 है, 2 9 है, 3 1 है, 4 5 है, फिर 2 11 है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो 2 है ये इसमें भी फर्स्ट कंपोनेंट है, इसमें भी फर्स्ट कंपोनेंट है, तो 2 हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं जहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट सेम है बट सेकेंड कंपोनेंट डिफरेंट है। इट मीन्स जो 2 है ना, 2 हमारा 9 के साथ एसोसिएशन रखता है और साथ ही साथ 11 के साथ भी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 9 से जा रहा है और 11 पे भी जा रहा है। सो सेट ए का ये जो एलिमेंट है 2, इसके 2 इमेजेस मिल रहे हैं, डिफरेंट इमेजेस, तो यहाँ पर यूनिकनेस ख़त्म हो जा रही है। यूनिक होना चाहिए, यूनिक कहने का मतलब 2 का सेट बी में एक इमेज मिलना चाहिए। एक कोई भी हो सकता है, बस एक ही हो, वो 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, या 11 भी हो सकता है, या 15 16 में कुछ भी, बट होना एक ही चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 भी इमेज है इसका और 11 भी इमेज है, तो यूनिकनेस ख़त्म हो जा रही है। इसी चीज़ को हम लिखेंगे, सिंस टू बिलोंग्स टू A and it has 2 different images 9 and 11 in B। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F2 इक्वल टू, यानी कि जो 2 पर फंक्शन का वैल्यू है ना, या इमेज कह लें, फंक्शन तो है ही नहीं, फंक्शन नहीं बोलेंगे, बेसिकली इसको इमेज बोलेंगे, जो रूल दिया होगा उसके बेसिस पे। तो ये क्या आ रहा है, ये 9 आ रहा है एंड 11 भी आ रहा है, तो यहाँ पर यूनिकनेस ख़त्म हो जा रही है, इसलिए नो यूनिक इमेज फॉर x इक्वल टू 2, इसीलिए f क्या होगा, नॉट ए फंक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट हो गए। फिर एक क्वेश्चन बच जाता है 11 एंड 12।
ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ये दोनों ही क्वेश्चन आप करेंगे, कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की। नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसे बताएंगे, ठीक है। तब तक आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन इन फंक्शन का। क्या कहता है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है जेड और जेड का, जो डिफाइंड है इस रूल से। सो बताना ये है कि क्या यहाँ पर एफ हमारा फंक्शन है जेड से जेड में, जस्टिफाई करना है आंसर को। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 में एक सेट ए दिया गया है और एक मैपिंग दिया गया है एफ ए से लेकर के एन में, डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। यहाँ पर रेंज बताना है इस फंक्शन का, यहाँ पर एफ फंक्शन है, ठीक है। तो इसे ट्राई करेंगे आप, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। और नोट्स शेयरिंग के लिए मैंने टेलीग्राम का एक चैनल बना दिया है, उस पर सारे नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।